नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोमेश कुमार, बाज़ार विश्लेषक। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे सप्ताह में उठापटक खूब हुई। अ, जो कहते हैं कि अ, मतलब ऊपर-नीचे हर तरफ हमने देखा बाज़ार को जाते हुए। सोमवार को ही काफ़ी उठापटक हुई और उसके बाद फिर गुरुवार को भी, लेकिन बीच में 2-3 दिन ऐसे रहे जब लगा कि बाज़ार सँभलने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को भी ठीक-ठाक ही कहा जा सकता है, माहौल ठीक रहा। क्या लग रहा है बाज़ार में कुछ धारणा अब बनाई जा सकती है, कुछ सोचा जा सकता है या सब कुछ बस अभी भी सिर्फ़ एक इंसान पर निर्भर है? नहीं, मुश्किल है कह पाना। जब तक ये वॉर का कुछ कंक्लूज़न नहीं होता है एटलीस्ट। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे हैं कि थोड़े कम्फर्टिंग हैं क्योंकि सभी डेस्परेट हैं कि ऑयल प्राइस नीचे आ जाए, इंक्लूडिंग ट्रम्प। वो नहीं आ रहा है नीचे और उसको नीचे लाने के लिए एक ही उपाय है कि आप वॉर को रोकें। क्योंकि जब तक वॉर नहीं रुकेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं ओपन होगा और नहीं ओपन होगा तो ऑयल प्राइसेज़, गैस प्राइसेज़ ऐसे ही रहेंगे। तो अभी सिचुएशन अनसर्टेन है, लेकिन नैरेटिव्स ऐसे लग रहे हैं कि इज़राइल और यूएस शायद रास्ता ढूँढ रहे हैं कि किस तरह से इसको अनाउंस कर दिया जाए कि वॉर ख़त्म हो गया है। वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अटका दिया है, देख के तो लग रहा है ऐसा। तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है किसी तरह का कोई कंक्लूज़न तो नहीं निकाल पा रहा मैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा समय तक खींचना नहीं चाहिए। 1-2 हफ़्ता तो चल सकता है। मार्च तक जो भी फैसला है हो जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास गए भी थे ट्रम्प 220 बिलियन या 250 बिलियन डॉलर मांगने के लिए। तो खर्च तो बड़ा हो रहा है, हालत ख़राब है उनकी। बाकी समय के साथ ही जवाब आएगा। जी, लेकिन यहाँ पर एक तरफ जो आप कह रहे हैं कि कोई बहाना खोज रहे हैं लड़ाई से बाहर निकल जाने का। कई बार घोषित कर चुके हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर चुके हैं, कई बार घोषित कर चुके हैं कि हमारे उद्देश्य लगभग पूरे हो गए हैं। लेकिन बीच में फिर इज़राइल का एक बयान आया कि भई अमेरिका की लड़ाई अलग है और हमारी लड़ाई अलग है। अब ये कैसे ये दुनिया अभी समझने की कोशिश कर रही है कि दोनों अलग कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से बयान आया, तो उसका एक मतलब एक इंटरप्रिटेशन एक व्याख्या ये है कि शायद अमेरिका निकल जाने की कोशिश कर रहा है और इज़राइल कह रहा है कि भई आप निकल जाओ तो भी हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो अस्तित्व के संघर्ष की बात है वो तो इज़राइल के लिए है। तो एक तरफ तो ये कहानी है, जहाँ पर ईरान को लेकर के अमेरिका संकेत दे रहा है कि भई हम जो चाहते थे, हमने जो हासिल करना था, कर लिया है। कितना सच, कितना गलत, अलग बात, संकेत ये दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने कहानियाँ ये भी आ रही हैं कि अब काफ़ी अधिक संख्या में सैनिकों का जमावड़ा, वो चाहे मरीन्स के हों, यानी नौसेना के हों, हज़ारों की संख्या में ईरान के करीब लाए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ज़मीनी कार्रवाई से बचता रहा है अमेरिका, शायद उसकी तरफ तैयारी है। तो अगर ज़मीनी लड़ाई की तैयारी है, तो वो तो मामला और फिर खींचेगा, लंबा जाएगा। और अगर जैसे अभी ईरान ने एक डिएगो गार्सिया पे हमला किया जो उनसे 4000 किलोमीटर दूर है। तो 4000 किलोमीटर दूर शायद अमेरिका ने सोचा नहीं था कि इतनी दूर हमारे सैन्य बेस पर, हमारे सैन्य अड्डे पर ईरान की मिसाइलें पहुँच पाएँगी, पहुँच गई। तो संकेत तो दोनों तरह के हैं कि लड़ाई काफ़ी लंबी भी चल सकती है और महीनों भर चल सकती है। और दूसरी इसमें समस्या ये अब आ रही है कि चूँकि तेल गैस ठिकानों पे हमले हुए हैं दोनों तरफ के, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है। जब तक लड़ते रहेंगे तब तक मरम्मत नहीं हो पाएगी या मरम्मत होगी भी तो चालू कर पाना मुश्किल होगा। कई सारे तेल गैस ठिकानों के लिए विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भई उनको पूरी तरह से अब चालू करने में तो हो सकता है कि 3 साल 5 साल भी लग जाए। तो इसका मतलब है कि लड़ाई थमने के बाद भी हमारे लिए तेल गैस संकट जो है, हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए, वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। तय बात है, क्योंकि 1 महीने का डिसरप्शन रिकवरी के लिए 3 महीने के से ऊपर खींचता है, कम से कम ऑयल प्राइस का। बाकी अगर फैसिलिटी ही अगर बर्बाद हो, तो वो तो बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन जैसा नेतन्याहू ने भी बोला और ट्रम्प ने भी बोला, किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं है अब आगे कि ऑयल एंड गैस फैसिलिटी को खराब किया जाए। लेकिन देखिए, लड़ाई ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में ओपिनियन लेना, फ़ॉर्म करना
मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ एक्यूरेसी से किया जा सकता है। समय के अलावा कोई उपाय नहीं है और कोई हिंट ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि एक डिसीज़न लिया जाए कि नहीं थक रहा है, शायद रुक जाए। वॉर का कॉस्ट बहुत हो रहा है, ये तो दिख रहा है। अब ये वॉर का कॉस्ट कितना अमेरिका झेलना चाहता है, वो तो ट्रम्प जाने, कांग्रेस जाने। बट लंबे समय तक बहुत हेवी फाइटिंग तो शायद बहुत कॉस्ट, बहुत ज़्यादा डेट और ऐड करेगा यूएस पे। मैं समझता हूँ वेट एंड वॉच के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा मार्केट तो ऐसा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, कभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ट्रिगर वॉर का ओवर होना है। वो ओवर नहीं होगा और खींचेगा तो फिर ऊपर क्या जाएगा, फिर और करेक्ट होगा। ऑयल प्राइस अब 110-12 चल रहा है, अगर वो 120-30 जाएगा तो और करेक्ट होगा। तो इसमें कुछ का भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ यूएस और इज़राइल ने बहुत बड़ा डैमेज ग्लोब के लिए कर दिया। ईरान के लिए तो पता नहीं है, लेकिन ग्लोब के लिए ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। रिकवरी में समय लगेगा। एक अच्छी बात यही है कि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत हाई ऑयल प्राइसेस बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। ये है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन जब तक रहेगा तब तक ऑयल प्राइसेस हो सकता है कि कुछ महीनों तक हो, अगर स्टेबल भी हुआ तो 80, 90, 95 ये सब रेंज में काफ़ी समय तक रहे। क्योंकि अब 70 वाला तो लगता नहीं है कि वैसा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 70 वाला इमीडिएट टर्म में अब सोचा भी जाए। 85, 90, 95 वो नॉर्मल हो जाएगा काफ़ी काफ़ी महीनों के लिए। जी, मतलब ये है कि लड़ाई अब थमने के बाद भी अब ये नहीं सोचें कि 60, 65, 70 वाले भाव दोबारा लौट आएँगे जल्दी से। लड़ाई थम भी गई, अगर अगले हफ्ते ही रुक गई तो भी 85-90 एक नया सामान्य स्तर हो जाएगा, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल ऑयल प्राइस 70-72 मुझे तो नहीं लगता कि आ पाएगा किसी भी तरीके से, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है और इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी भी नहीं होने वाली है। हाँ, ये ठीक बात है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा होगा कि ट्रम्प ने बोला कि ईरान को कुछ अलाउ कर रहे हैं कि तुम सरप्लस ऑयल बेच सकते हो। लेकिन वो सरप्लस ऑयल जितना भी है कोई 1-2 दिन की ज़रूरत ही पूरी कर सकता है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया बिकॉज़ उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प की चाल है कि डॉलर ही कमाएगा उसमें भी। तो डिस्टर्ब तो खुद ट्रम्प भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हाई ऑयल प्राइस कितना भी कह ले नुकसान तो यूएस में भी है, इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको भी नुकसान होगा। कोई नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहते कि ऑयल प्राइस हाई रहे, बट चॉइस नहीं है। ऑयल प्राइस कुछ महीनों के लिए तो लेवल चेंज कर लेगा, ऑर्बिट चेंज कर लेगा। जी, तेल का ऑर्बिट चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो फिलहाल अभी ब्रेंट क्रूड की कोई मतलब लेवल्स के बारे में चर्चा करना तो बड़ा बेमानी है, कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं होगा किसी के लिए भी। लेकिन अपने बाज़ार के लिए क्या अनुमान लगाएँ फिर निफ्टी के लिए नए हफ्ते में क्या दायरा हो सकता है? और चाल किधर हो सकती है? बहुत ओवरसोल्ड है और लास्ट वीक ऑफ मार्च में तो मैंने ये देखा है कि बाइंग आती है। अब अपना ये रीज़न अपने पास इतना ख़राब है, वॉर है, कि वो सेकंड वाला जो ट्रिगर है उसका बात करना भी समझ में नहीं आ रहा है, करें या ना करें। बिकॉज़ ट्रिगर तो यही रहता है कि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स के लिए जितनी सेलिंग होती है, वो होती है और उसके बाद हफ़्ते दिन तक शांति रहती है और फिर वहाँ से रिकवरी होती है, जो कि मार्च एंड वाला रैली होता है। थियरी वही कहती है, लेकिन अभी चूँकि वॉर का सिचुएशन है, कल के दिन कौन-सा नया कौन-सी नई समस्या खड़ी होगी, उसके हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होगा। मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं राजीव जी, मार्केट, हमारा मार्केट एक तरह से आप समझें कि रिवर्स होने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है। लेकिन इतना बड़ा वेट है इसके सिर पे वॉर का कि वो हो नहीं पा रहा है और वॉर अगर लंबा खींचेगा, तो यहाँ से भी गिर सकता है। लेकिन अगर वॉर छोड़ दिया जाए, तो हमारा मार्केट बहुत क्लियर दिख रहा है, ईगर है कि यहाँ से पुल बैक दें। जी, तो एक्शन पॉइंट हमारे क्या होने चाहिए? एक निवेशक के तौर पे अगर आप सोचें क्या धीरे-धीरे आप निवेश करते रहें या इंतज़ार करें कि एक निश्चितता आ जाए? ये सवाल हमारे सामने हर कार्यक्रम में आ रहा है और
मोटे तौर पे अभी तक आपने कहा है कि हाँ, ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से अब इन स्तरों पे खरीदारी करनी है। लेकिन अगर लंबा खिंचता है युद्ध तो क्या ये रणनीति सही बैठेगी? बिल्कुल नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता। कॉल कभी भी देखिए जब मार्केट गिरता है और ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन के कारण गिरता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, वॉर क्राइसिस, कोई लेवल काम नहीं करता है। गिरने में कभी मैंने नहीं देखा है, खाली जितने टेक्निकल एनालिस्ट आप बुलाएँगे, वो आपको एक नया सपोर्ट दे के जाएँगे। इसमें एक ही चीज़ काम करती है, अगर आपको विश्वास है कि वॉर ख़त्म होगा और अगर आपको विश्वास है कि रिकवरी होगी, अगर आपको विश्वास है कि एक वैल्यूएशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है, तो कहीं न कहीं एक कॉल लेना होता है, डिज़ायर्ड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना होता है। रिकवरी में कितना समय लगेगा, नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, शायद कि आज जितना एलिवेटेड है क्रूड ऑयल प्राइसेस या आज जितना इंटेंस है वॉर, बाय द ईयर एंड इतना तो नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट कोई झेल नहीं पाएगा। एंड देयरफॉर ये लेवल हो सकता है यहाँ से आपको 22,000 दिख जाए, हो सकता है 21,000 दिख जाए, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल आइडिया नहीं है बिकॉज़ मैं 23,500 के नीचे कंफर्टेबल हूँ फुल्ली इन्वेस्टेड रहने में, गिवन द वैल्यूएशन एंड गिवन द प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर निफ्टी का अगले फाइनेंशियल का। लेकिन रीज़न ऐसा है वॉर का, तो उसमें मैं क्या बेक इन करूँगा? मैं इतना जानता हूँ, इन्वेस्ट करके अपने आप को टाइम दीजिए, खाली उसमें कोई लिवरेज मत लगाइए, बाकी समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को वॉर खत्म हो जाए, आपको 1000 पॉइंट निफ्टी एक दिन में बढ़ जाए। कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। एक ही कॉल सेन सेन जो भी कहते हैं, जो सेन कॉल लिया जा सकता है। इस लेवल पे वैल्यूएशंस रीज़नेबल हैं, इतने कोई ख़राब नहीं है और ईपीएस ग्रोथ 18% का आप 13% कर लीजिए, तब भी ये वैल्यूएशन ख़राब नहीं लगेगा। और फिर इन्वेस्टमेंट करके 3 साल के लिए, 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। बाकी अगर ढूँढने जाएँगे बॉटम, तो बॉटम किसी को आज तक मिला नहीं है। मुझे तो नहीं मिला कभी। जी। लेकिन युद्ध के जो स्थायी नुकसान होंगे या कम से कम अगले कुछ समय के लिए हमारी भी चाल धीमी पड़ेगी, बहुत सारी जगहों पर हमें दबाव झेलना पड़ेगा। जिस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं कि अगर कच्चे तेल के चलते आप कंज्यूमर को यानी आम व्यक्ति को पेट्रोल डीजल के ऊँचे भाव लेने के लिए विवश ना भी करें और उन प्राइस को कहीं इकोनॉमी के अंदर ही एब्ज़ॉर्ब किया जाए, तो आखिर झटका तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ही लगेगा या दूसरे कहीं ये पढ़ रहा था कि ठीक है, पेट्रोल डीजल जो आम लोग खरीदते हैं, उस पे दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल डीज़ल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसका असर अर्थव्यवस्था पे आएगा ही महँगाई के रूप में। दूसरे सरकार के अपने राजस्व के जो अनुमान हैं, वो कहीं न कहीं गड़बड़ाएँगे। सरकार के लिए सब्सिडी के जो अनुमान हैं, वो गड़बड़ाएँगे और उसके चलते जो आपने सरकारी खर्च का अनुमान लगा रखा है विकास परियोजनाओं के लिए, वहाँ आपको कटौती करनी पड़ेगी। तो उसका असर फिर हमें सेकेंडरी तौर पे उन परियोजनाओं पर निर्भर जो कंपनियाँ हैं, उनके स्तर पर देखना पड़ेगा। तमाम एक तरफ महँगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ विकास धीमा होगा। तो स्टैगफ्लेशन की तरफ पूरा नहीं तो कुछ सीमा तक क्या हम जाते हुए दिखेंगे और उसके चलते आपको अपने जो आप कह रहे हैं कि बार-बार कि वैल्यूएशन को लेकर के कंफर्टेबल हैं, वो कंफर्ट कुछ कम होता है। पॉइंट तो एकदम वैलिड है आपका राजीव जी और इसमें मैं कोई डिबेट करने की सिचुएशन में भी नहीं। क्योंकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये तय परिणाम है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चूँकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है और एट दिस जंक्चर हमने काफ़ी सारा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया हुआ है सिस्टम में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहे हैं, तो मैं वो मान के चल रहा हूँ कि वो सब ट्रिगर आने चाहिए। लेकिन अगर ये वॉर खींचता है, मान लीजिए अप्रैल पूरा या मई पूरा, हॉर्मज़ बंद रहता है, तेल गैस मिलता ही नहीं है और बड़े इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, जो छोटे लेवल पे हैं, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कुछ लोगों के लिए कोविड लाइक सिचुएशन हो गया है। तो सिचुएशन ख़राब है और यहाँ से और भी ख़राब होगी। अगर वॉर खींचता है और किसी को लगता है कि ये वॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे खींचता जाएगा, फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। मैं ये समझता हूँ कि एक समय के बाद अति हो जाती है और शायद मार्च
अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक, इससे ज़्यादा खींचने के हालत में तो खुद यूएस भी नहीं रहेगा। लेकिन आपके इस सवाल का भी जवाब बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये अंदाज़ा है कि ये वॉर अप्रैल, मई, जून ये सब खींचने वाला है, निफ्टी फिर 20,000, 18,000 सब हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर रखेंगे भी आप तो भी आपका पोर्टफोलियो और डाउन होगा। मैं व्यू ये लेके चल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ईगर है रिवर्स होने के लिए। ट्रिगर वॉर का रुकना है। नैरेटिव्स ऐसे आ रहे हैं कि वो लोग, और जैसे कह भी रहे हैं कि वॉर विल बी ओवर सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो इससे क्या निकाला जाए निष्कर्ष? तो जो सुन रहा हूँ उससे निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर बोलते कि नहीं हम अभी मारते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, फिर ये वॉर खींचता रहेगा और ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, लेकिन फिर कोई समस्या तो जीना ये ही है पॉसिबल नहीं वो होगा। सुबह एक चीज बोलते हैं, शाम को दूसरी चीज बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी रहती है। तो उनके किसी भी बयान से कोई इन्फ्लुएंस निकालना तो बहुत खतरनाक है इस समय। सही कह रहे हैं, कहीं कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। तो हमको एक कॉल लेना है, हम क्या कॉल लें? यही कॉल ले सकते हैं कि अगर वॉर खिंच जाता है तो यहाँ से निफ्टी और 10% गया तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्या कॉल लीजिए? मैं ये कॉल ले रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, मैं अपने आप को 3 साल का समय दूंगा। हाँ, मैं वैसे जगह पे नहीं रहूँगा। पोर्टफोलियो का कुछ सेक्शन तो ऐसा होगा ही, मेरा भी रहेगा, जहाँ पे ये वॉर इम्पैक्ट कर रहा है। अब जिसका चूल्हा ही नहीं जल रहा है वो खाना क्या बेचने वाला है? जिसका गैस ही नहीं मिल रहा है उसका इंडस्ट्री क्या चलने वाला है? तो वैसे जगह पे तो डेंट होगा। तो इसको रिस्ट्रक्चर फिर से किया जाएगा और अपने सबका जिसका भी जैसा पोर्टफोलियो है इस वॉर के इम्पैक्ट के हिसाब से रिस्ट्रक्चर कीजिए। थोड़ा अपना कुशन बढ़ाइए, हेल्थ केयर, फार्मा, उसमें उसका एलोकेशन बढ़ाइए। तो उस तरह का काम करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से बाहर रह के कुछ हो जाता है। आप देखेंगे पोर्टफोलियो का कुछ कॉर्नर ऐसा है जो एकदम डायरेक्टली इम्पैक्टेड उतना ज़्यादा नहीं है, तो रीअलोकेट कीजिए। इन्वेस्टेड नहीं रहना तो मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा है। और इस चीज़ की भी मैं किसी भी तरह से कोई भी ना पुष्टि ना गारंटी कर सकता हूँ कि निफ्टी 22 नहीं जाएगा, कि 21 नहीं जाएगा, कि 20 नहीं जाएगा, कि 18 नहीं जाएगा, कि 15 नहीं जाएगा, कोई आइडिया नहीं। मैं सिर्फ एक जो समझता हूँ उस रिव्यू लेता हूँ और बना रहता हूँ, समय देता हूँ। अब वॉर इतना चला जाएगा कि अगले 3 साल चलेगा, फिर तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर कौन क्या जी पाएगा? ऑयल गैस क्रूशियल कंपोनेंट हैं हमारे डे टू डे लाइफ के। मैं मान के चलूंगा कि और जल्दी खत्म होगा। 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता है, लेकिन इसके आसपास में इंटेंसिटी इसकी बहुत कम हो जानी चाहिए। जी। हमारे सामने चीज़ों को समझने के लिए जो पहले की स्थितियों से तुलना करने के 2-3 विकल्प हैं। सबसे पहले आप रूस-यूक्रेन युद्ध से तुलना कर लीजिए। तो वहाँ पर हमने देखा कि भई शुरुआत में सब परेशान रहे, लेकिन ये लड़ाई अभी तक चल ही रही है और अब लोग उसे भूल चुके हैं या उसके चलते प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जिसको भी जहाँ से जो भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए थे, उन सब का वैकल्पिक रास्ता कुछ न कुछ निकल गया और अब दुनिया दोनों को लड़ते हुए देखती है आराम से टीवी स्क्रीन पे और अपने काम में लगी रहती है। अ, अगर आप खाड़ी देशों की ही बात करें, तो हमने ईरान-इराक युद्ध बरसों चलते हुए देखा है। हमने इराक पर अमेरिकी हमले को बरसों चलते हुए देखा है। तो शुरुआती जो एक प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद कहीं न कहीं लोग अपना जीने, खाने, कमाने क और काम करने के रास्ते निकाल लेते हैं। हमने कोविड का दौर देखा है, जिसके बीच में सारी अनिश्चितता थी, मतलब सारी दुनिया को लेकर के ही अनिश्चितता थी। यहाँ पे तो आपके सामने सिर्फ़ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफ़ी है, जिसके बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन कोविड के समय में तो अ, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, ये अनिश्चितता थी। तो उस अनिश्चितता से भी हमने पार पाते हुए दुनिया को देखा और बाज़ारों को देखा। तो ये आशा क्यों ना करें कि अगर लड़ाई 3-4 महीने भी चलती है या आगे भी खिंचती रहती है, 4 मिसाइलें इन्होंने फेंक दी, 4 मिसाइलें उन्होंने फेंक दी, रोज़ ये खबरें आ रही हैं। कहीं पे ड्रोन गिर गया, कहीं पे कुछ हो गया। अगर यहाँ से इंटेंसिफ़ाई नहीं होता है और रास्ते निकल जाते हैं वैकल्पिक, तो क्या वो ज़्यादा परेशान करेगा या कहीं पे लोग ये अंडरस्टैंडिंग बना लें कि ठीक है, हम मिसाइलें गिराते रहेंगे एक-दूसरे के ऊपर, कहीं खाली मैदान पे गिरा देंगे, कहीं पे कोई अ, लीडर मिल गया, उसकी गाड़ी पे गिरा देंगे, वो चलेगा लेकिन तेल गैस ठिकाने पे नहीं गिराएँगे क्योंकि उससे अमेरिका को भी कष्ट है और सारी दुनिया को भी कष्ट है। कहीं पर
एक अंडरस्टैंडिंग तो बन ही जाएगी ना फिर। रूट कॉज एड्रेस कर लेते हैं। रूट कॉज है ऑयल एंड गैस का या तो नहीं मिलना या अनअफोर्डेबल हो जाना। अभी रूट कॉज यही है। ईरान, यूएस, इसराइल लड़ते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अगर हॉर्मज बंद नहीं होता और अगर तेल गैस बंद नहीं होता, किसी को कोई पड़ी ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर तेल गैस बंद हो गया तो खाड़ी के अलावा देने के लिए कौन आएगा? क्या रशिया, यूएस मिल के पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये लड़ाई चलती रहे और ये तेल गैस का मामला सुलझ जाएगा, मुझे डाउट है। क्योंकि सबसे बड़ा वेपन जो ईरान यूज़ कर रहा है वो हॉर्मज है, हॉर्मज स्ट्रेट है। वो उस वेपन को यूज़ करेगा ही। वो वेपन जिस दिन छोड़ दिया, ईरान आप अपने आप समझिए हार जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर उसको वैसे ही पकड़ के मार देंगे। तो रूट कॉज ये है यहाँ पे, वॉर रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज ये है कि इस वॉर ने जो ऑयल एंड गैस का जो ऑयल एंड गैस को टोटली उसके सप्लाई को खराब कर दिया है। उसका सप्लाई नहीं आ रहा है। दैट इज़ द रूट कॉज। अगर इस दिन ये अंडरस्टैंडिंग बन गई कि ऑयल एंड गैस की सप्लाई निरंतर चलती रहेगी, हॉर्मज ओपन है, तुमको दाम सही दाम पे गैस तेल मिलता रहेगा, वो लड़ते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन ऑयल एंड गैस का फ्री फ्लो फिर से बढ़ता नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रशिया और यूएस और ये लोग मिलके किसी भी तरह से इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, पर्टिकुलरली गैस की। वो रूट कॉज है राजीव जी। और हॉर्मज ईरान ओपन नहीं करेगा अनलेस सारे लोग जाके वहाँ पे अपनी बैटल शिप लेके चले जाएं और ईरान पे ही अटैक कर दें, इंक्लूडिंग एशिया। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यूएस से तो ईरान का वो ईरान नहीं संभलेगा, हॉर्मज में तो नहीं संभलेगा, उनको मार देगा, उनके शिप्स को भी मार देगा। लेकिन अगर सारे लोग ही चले गए कि अब जीने ही नहीं देगा ईरान, अगर हमारा ही लाइफ बंद कर दिया, जापान का ही लाइफ बंद कर दिया, रिजर्व ओपन कर दिया उन्होंने, तो अगर एशियन कंट्रीज का लाइफ बंद कर दिया तो एक दिन सब चले जाएंगे अपना बैटल शिप लेके, उसके बाद ईरान पे ही सब के सब कर देंगे कि हॉर्मज खोलो। जिस दिन हॉर्मज खुल गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ऑल्टरनेट रूट तो इतना बढ़िया बनने वाला तो है नहीं इतनी जल्दी। नेतानियाहू कुछ तो बता रहे थे, लेकिन वो थोड़ी तो 2 दिन में बनने वाला है। विल टेक टाइम। तो एड्रेस ये करना है, वार चलाते रहो, हॉर्मज ओपन कर दो और ऑयल एंड गैस की सप्लाई अनइंटरप्टेड कर दो। बाकी कोई किसी को कोई शिकायत नहीं रही। जी। तो ये है कि अगर अगले 2-3 हफ्ते में युद्ध रुक जाए या युद्ध ना भी रुके तो कम से कम तेल गैस की आपूर्ति जो है, वो वापस खुल जाए ठीक तरीके से। जो स्थायी नुकसान हो चुके हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, उत्पादन करने वाले संयंत्रों को, उनकी मरम्मत करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के आप अभी जो अनिश्चितता है उससे बाहर निकल आएँगे। वो तो ज़रूरी ये है 2-3 क्योंकि हफ्ते में अगर इंसान हो ना गया तो राजीव मामला। जी, जी। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। सीधी सी बात बताता हूँ। यूक्रेन रशिया में, रशिया और यूक्रेन का जबरदस्त नुकसान हुआ, किसी को कोई पड़ी है, किसी को कोई फर्क पड़ा है? कुछ नहीं। इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। अपना गेहूं दाल मिलने लगा, हमको तेल मिलने लगा रशिया से डिस्काउंट पे, सभी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। खाली अपना काम निकल जाए। ईरान रहता है कि मरता है किसी को नहीं पड़ी है, यूएस रहता है कि मरता है किसी को नहीं पड़ी है, तेल मिलता है कि नहीं, गैस मिलता है कि नहीं, इसकी पड़ी है। तो मैं तो ये जानता हूँ इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। जी। अब हम बात कर रहे थे निफ्टी के स्तरों की, तो फिर नए हफ्ते में किन स्तरों पे नज़र रखेंगे आप? मैं सिर्फ ऊपर के स्तर पे नज़र रख रहा हूँ राजीव जी। ऊपर का स्तर है तो यानी ठीक नीचे खुला नीचे हुआ है, जाए। नीचे आप कोई अंदाज़ा नहीं लगाने का जोखिम लेना चाहते कि वो 22,500 पे रुकेगा या 22,000 पे रुकेगा या 21,000 जाएगा, आप कोई पूर्वानुमान पहले से लगा करके नहीं चलना चाहते? फ़ायदा ही नहीं है। देख रहे हैं ना, धरती पे दानव का वास हो रहा है, तो क्या नीचे का अंदाज़ा लगा के चला जाए। इसलिए कोई किसी को कोई होप देना बेकार काम है। सिर्फ़ यही है कि इन्वेस्टमेंट में मैंने यही सीखा है, अनसर्टेन सिचुएशन में शांति बना के रखिए। अच्छी चीज़ों में आपको पैसा बनता है, मिलेगा। आपको डिसीज़न लेना है कि संसार खत्म हो जाएगा या आप जीतेंगे, ये आपको डिसीज़न लेना है। बाकी जब तक कम से कम 24,000 का भी निफ्टी इंडिकेशन नहीं दे दे क्रॉस करने का, कोई पॉजिटिव कॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जी। तो फिलहाल निफ्टी में बाज़ार की दिशा-दशा सँभलने और वापस बाज़ार के चलने के लिए 24,000 पार होने का इंतज़ार करना ज़रूरी रहेगा।